हेलो फ्रेंड्स, लीगल एस्पेक्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये ऑडियो लेक्चर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आप इस ऑडियो को बार बार सुने। इस ऑडियो में मैंने 2013 के अमेंडमेंट के बारे में बताया है। आप देखिए, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और सीआरपीसी उसके सिलेबस का अहम पार्ट है, तो सीआरपीसी की प्रत्येक धारा आपको याद होनी चाहिए, और वो भी इस तरह कि ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में आप पूरा सीआरपीसी का बेयर एक्ट रिवाइज कर सके। आप में से एक स्टूडेंट ने पूछा था कि कौन सी बुक से सीआरपीसी की पढ़ाई करें, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि जो भी किताब आपने एलएलबी में पढ़ी है उसी को चूज कर लीजिए, उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एलएलबी स्टैंडर्ड की जो बुक है वो आपके लिए पर्याप्त होगी, क्योंकि ज्यादा लेंदी बुक के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। सीआरपीसी का बेयर एक्ट ही अपने आप में काफी लेंदी है, इसलिए उस पर ही फोकस करें। कंसेप्ट आपको मैं समझा ही रही हूँ, उन वीडियो लेक्चर्स को आप समझ लें। बोर्ड पर जो उन वीडियो लेक्चर्स में लिखा हुआ है उसको अपनी कॉपी में उतार लें, क्योंकि अपनी हैंडराइटिंग में जब आप उनको लिख लेंगे तो ये ठीक रहेगा, इससे आपको याद भी हो जाएगा और ये आपको समझने में भी मदद करेगा। तो जितना मैं डीप पढ़ा रही हूँ वो पर्याप्त रहेगा। केवल धारा आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर धारा समझ में आपको नहीं आती है या कोई विशेष टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, तो ही आप किसी दूसरी बुक का रेफरेंस लीजिए और उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का धारा में समझने के लिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस तरह आप अपनी पढ़ाई करें। आप लेकिन ये बात आप जरूर याद रखें कि आपको 2 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे में पूरी सीआरपीसी की सेक्शन 1 से लेकर लास्ट तक रिवाइज करनी है, एक ही पिन पॉइंट में। कैसे? यानी 3 घंटे आप लीजिए और सीआरपीसी को 1 से लेकर अंतिम धारा तक खुद को ही सुनाना शुरू कीजिए। अगर आप कहीं भी अटकते नहीं हैं, अगर आप सारी धाराएं कंठस्थ रूप से में याद करके खुद को ही सुना लेते हैं, तब आप समझिए कि आप उस तैयारी के नजदीक पहुंच गए हैं जो तैयारी आपको सिलेक्शन होने के लिए चाहिए। आपको लगेगा कि पूरी सीआरपीसी 2 घंटे या 3 घंटे में मैं कैसे रिवाइज कर सकता हूँ। ये सच है, ये रिवाइज हो सकती है, और जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो वास्तव में इसके करीब पहुंच जाते हैं। और मैं अपनी तैयारी के हिसाब से, क्योंकि मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि आपको जब आप इस लेवल की तैयारी पर पहुंच जाएंगे तब आप समझ लीजिए आपका सिलेक्शन 100% है। तो तैयारी जो है, तैयारी का मैंने एक टेस्ट आपको बता दिया है कि आप क्या 3 घंटे में पूरी सीआरपीसी की 1 से लेकर अंतिम धारा तक रिवाइज कर सकते हैं, अपने आप को बिना बुक कंसल्ट किए उस बेयर एक्ट को सुना सकते हैं। तो चलिए, आज के इस ऑडियो लेक्चर में हम जो सीआरपीसी का 2013 का अमेंडमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। मैंने इस अमेंडमेंट को बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। आपको 2-3 बार आप इस ऑडियो लेक्चर्स को सुन सकते हैं ताकि ये आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जब आप बार बार किसी चीज को रिपीट करेंगे, क्योंकि देखिए, रिपीट करना, हम में से कई लोग कहते हैं हमारी मेमोरी अच्छी नहीं है, हमको याद नहीं होता, हम बार बार भूल जाते हैं। ये सबके साथ होता है, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। ये मानवीय दिमाग की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विधा है, ये मानवीय दिमाग की एक बहुत ही बड़ी विशेषता है कि हमको चीजों को भूलने की आदत है, क्योंकि ये प्रकृति के कंसोनेंस में ये चीज इंसान के दिमाग को दी गई है। क्यों? क्योंकि इंसान के दिमाग में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं, तो इसलिए दुखों को भूल कर वो नई जिंदगी शुरू कर सके, इसलिए जो भूलने का ब्रेन का जो कंसेप्ट है, भूलने की जो ब्रेन की विशेषता है, ये मानव को आगे का जीवन बेहतर जीने के लिए
अच्छा उसको एक मार्ग देती है। अब होता ये है कि उस जो दुख भूलने की जो कंसेप्ट है, जो दुख भूलने का जो प्रकृति का कंसेप्ट है, अंधेरों को भूलने का जो प्रकृति का कंसेप्ट है, उस के साथ साथ हम जब पढ़ाई करते हैं तो हम अपना लेक्चर भी भूल जाते हैं, क्योंकि माइंड को ये थोड़ी ना पता है कि ये इनका दुख है या ये इनकी किताबें हैं, ये इनको याद रखनी है या क्या है। तो माइंड तो अपने हिसाब से काम करता है। तो माइंड को ये दिखाने के लिए, माइंड को ये बताने के लिए कि हमको ये चीज याद रखनी है, इसका एक ही सिद्धांत है कि हम चीजों को बार बार रिपीट करें। हम जो कुछ याद करते हैं, ये ज्यादातर इंसानों के साथ होता है। ये एक प्रूवन स्टडी है, ये वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि हम अपना याद किया हुआ, हम अपना पढ़ा हुआ लेक्चर 82% अगले 24 घंटे में भूल जाते हैं। तो इसको हम कैसे कम करें कि हम 82% को ना भूलें? इसके लिए ये जरूरी है कि आप 24 घंटे में उस लेक्चर को रिवाइज कर लें। अगर आप 24 घंटे में उस लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं तो अगेन आप 50% उसको रिटेन करने में, उसको अपने दिमाग में याद करने में सशक्त हो जाते हैं। तो सेकेंड डे हमने उसको याद कर लिया। आज जैसे हमने 1 घंटा किसी लेक्चर को पढ़ने में लगाया, तो फिर हम 24 घंटे के भीतर भीतर उसको वापस पढ़ लीजिए। अब की बार आपको आधा घंटा का ही समय उस लेक्चर को लगेगा याद करने में, लेकिन जो आपकी रिटेनिंग की क्षमता है, आपको अपने दिमाग में उस लेक्चर को बनाए रखने की क्षमता है, वो 50% बढ़ जाएगी। इसके बाद तीसरे दिन उसको वापस याद करिए, और तीसरे दिन अब आपको केवल 15 या 20 मिनट ही उसको याद करने में लगेंगे। इसके बाद 7वें दिन उसको फिर रिवाइज कीजिए। तो ये रिपीटेशन की थ्योरियां हैं, इस वैज्ञानिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, उसी हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। आप अपने दिमाग से जूझिए मत। आप ये मत समझिए कि हमारी तो मेमोरी कमजोर है, हम ही याद नहीं कर सकते। ये कितना भी बड़ा इंसान हो, ये सबके साथ होता है, और ये हमारा ब्रेन का बेसिक सिद्धांत है, ये हमारी ब्रेन की बेसिक विशेषता है। आपको इस विशेषता से संघर्ष नहीं करना है, इसके साथ चलना है। तो जो रिपीटेशन के सिद्धांत है उनको ध्यान में रखते हुए आप वो वीडियो लेक्चर या ऑडियो लेक्चर या अपनी बुक का वो चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज जरूर करिए। तो इससे आपका दिमाग उसको बार बार जब रिपीट होगा वो चीज, तो आप उसको याद रख पाएंगे बेहतर। तो ये कंसेप्ट मैंने आज इस ऑडियो लेक्चर में आपको बताया है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई जारी रखनी है। आपकी सीआरपीसी मैं बिल्कुल तैयार करा दूंगी। इतनी सीआरपीसी आपको रट जाएगी अगर आप इस मेरे लेक्चर्स को देखते हैं, मेरे इन लेक्चर्स के साथ जुड़े रहते हैं, तो निश्चित ही सीआरपीसी में तो आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी, भले ही आप कोई भी कंपटीशन देना। तो चलिए आज का ये जो अमेंडमेंट 2013 का एक्ट है, इसको मैं शुरू करती हूँ। इसका पूरा नाम है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 इसका नाम है, और इसकी धारा 1 में ये कहा गया है कि यह 3 फरवरी 2013 से लागू होगा। यद्यपि ये अमेंडमेंट एक्ट 2 अप्रैल 2013 के गजट में प्रकाशित किया गया था, परंतु इसकी धारा 1 के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये कहता है कि इसका नाम क्रिमिनल लॉ संशोधन अधिनियम 2013 होगा, यानी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 होगा, और इस धारा का दूसरा पार्ट ये कहता है कि ये 3 फरवरी 2013 से लागू हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन से संशोधन किए गए हैं उसकी हम बात करते हैं। इसमें एक संशोधन तो धारा 26 में किया गया है। धारा 26 में क्लोज ए इसमें एक प्रोविजो जोड़ा गया है, और वो प्रोविजो पहले उस प्रोविजो में धारा 376 और 376 ए बी सी डी 4 पार्ट लिखे हुए थे, लेकिन अब जो संशोधन है उसमें धारा 376 ई भी इसमें जोड़ दिया गया है। जो ये पूरा प्रोविजो था इसको 2008 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया था,
और 2013 के अमेंडमेंट में इसमें केवल एक धारा 376 जोड़ी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें कहा क्या गया है, ये प्रोविजो ये कहता है कि जो भी कोर्ट रेप केसेज को डील करती है उसमें जज यथासंभव महिलाएं लगाई जाएंगी, ये प्रोविजो किया गया है। क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो जो रेप केसेज आते हैं उसमें जो विक्टिम होती हैं, चूंकि महिलाएं होती हैं, इसलिए अगर उस कोर्ट में महिला जज होती है तो वो अपनी बात बेहतर ढंग से कह सकती है। तो इस प्रोविजन में ये कहा गया कि धारा 376 का मैटर है या धारा 376 ए बी सी डी इन चारों का मैटर है, तो उन कोर्टों और जो कोर्टें इनको डील कर रही हैं केसेज को, उसमें महिला जज लगाई जाएंगी। तो इस 2013 के अमेंडमेंट से ज्यादा कुछ नहीं किया गया और धारा 376 ई भी जोड़ दी गई है। इसका मतलब ये है कि जो कोर्ट धारा 376 ई जो है, जो भी रेप केस की धारा है वो डील करती है अगर कोई कोर्ट, तो उस कोर्ट में भी महिला जज ही अपॉइंट होंगी जहां तक संभव हो। यथासंभव इसमें शब्द यूज किया गया है, एज फार एज पॉसिबल। वो इसलिए कि ये हाईकोर्ट का आउटलुक है, हाईकोर्ट देखेगा कि उनके पास कितनी महिला जज हैं और वो किस रूप में लगाई जा सकती है, उस कैडर की महिला जज हैं भी या नहीं है, या उनकी योग्यता क्या है। तो ये देखना आउटलुक जो है ये हाईकोर्ट का है, तो इसलिए इसमें एज फार एज पॉसिबल शब्द यूज किया गया है। तो आप इस बात को याद रख लीजिए कि सीआरपीसी की जो धारा 26 है उसके प्रोविजो में धारा ये अमेंडमेंट 2013 के एक्ट से ये अमेंडमेंट करके और इसमें एक सेक्शन 376 ई को भी साथ में ऐड कर दिया गया। तो बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है और ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें संशोधन हुआ धारा 54 ए में, धारा 54 ए में संशोधन किया गया। इस धारा में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 से एक प्रोविजन जोड़ा गया, यानी इस धारा में भी एक प्रोविजन जोड़ा गया। धारा 54 ए किसी अक्यूज्ड की टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की बात करती है, यानी इस धारा ये 54 ए जो है ये क्या बात करती है, ये कहती है कि किसी भी अक्यूज्ड का टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाया जाएगा। तो देखिए पहले ये जो धारा है ये नई जोड़ी गई है, ये धारा भी हालांकि ये 2013 के अमेंडमेंट से जोड़ी नहीं गई है, ये धारा तो पहले वाले अमेंडमेंट से जोड़ दी गई, लेकिन इस धारा में जो है 2013 से एक अमेंडमेंट किया गया। धारा ये जो 54 ए है इससे पहले भी अक्यूज्ड की मुल्जिमान की टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती थी। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन का परेड का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कई बार ऐसे केसेज आते हैं, रेप केसेज जो अनजान लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए रास्ते में कोई लड़की जा रही है और किसी व्यक्ति ने उसको पकड़ लिया और उसका रेप कर दिया। अब लड़की ना तो उस मुल्जिम का नाम जानती है और ना ही उसको पहचानती है, तो फिर पुलिस जो है वो उस मुल्जिम तक कैसे पहुंचेगी, और बाय चांस पुलिस उस मुल्जिम तक पहुंच भी जाए तो भी कोर्ट में उस चीज को कैसे साबित किया जाएगा। तो एविडेंस एक्ट की जो धारा 9 है वो आपको याद होगी कि उसके तहत इस टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का साक्षिक मूल्य है, एविडेंटरी वैल्यू है। धारा 9 में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड रेलिवेंट होती है, ठीक है। तो इसलिए पहले ये जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड थी सीआरपीसी में इसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन जुडिशियल ऑफिसर जेल में जाते थे, जैसे जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन करता और उसको लगता कि यहाँ इस गवाह से मुल्जिमान की पहचान करानी जरूरी है, क्योंकि अगर गवाह मुल्जिम को पहचान लेंगे तो ये एक अतिरिक्त परिस्थिति जन्य साक्ष्य कोर्ट के समक्ष आ जाएगी। तो इसलिए वो जुडिशियल ऑफिसर्स से ही रिक्वेस्ट करते थे कि भाई इसमें आप जेल में जाइए और विटनेस को कॉल करके और उससे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाइए।
ठीक है। तो लेकिन बाद में अभी जो 2005 का जो अमेंडमेंट आया उसमें सीआरपीसी में सेक्शन 291 ए जोड़ा गया। अब इस सेक्शन 291 ए को जोड़कर ये प्रोविजन कर दिया गया कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन से होते हैं? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो लोग होते हैं जैसे डीएम, एसडीएम, एडीएम, जो ये सरकार प्रशासन वाले जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जैसे कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम, समझ गए ना आप लोग? तो वो तो उनके थ्रू जो है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन करवा लिया जाए। ऐसा प्रोविजन क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि जुडिशियल ऑफिसर्स का कोर्ट सुनवाई का जो समय है वो बचाया जा सके, क्योंकि बीच सुनवाई में अगर जुडिशियल ऑफिसर जेल में जाता है और वहाँ ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करता है तो पीछे से उसका कोर्ट का काम रह जाता है। और कोर्ट्स में मुकदमे चूंकि बढ़ रहे हैं, वहाँ बहुत सारे मुकदमे लंबित हैं, तो सरकार और हाई कोर्ट के मध्य जो भी सेमिनार वगैरह होती रहती हैं उनमें आपस में ये चीज निकल के आई कि जुडिशियल ऑफिसर्स का समय किसी न किसी तरह बचाया जाए। तो ये जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन का काम है ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को दे दिया गया। अब मैं उस बात पर आ जाती हूँ कि ये जो 2013 का जो अमेंडमेंट है ये इस धारा में क्या कहता है, मतलब क्या इस धारा में अमेंडमेंट हुआ है? ये अमेंडमेंट ये कहता है, इसमें एक प्रोविजन जोड़ा गया इस अमेंडमेंट के माध्यम से, और ये कहा गया कि कोई व्यक्ति अगर मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है तो फिर अगर कोई टीआई परेड कराई जाती है तो वो जुडिशियल ऑफिसर द्वारा सुपरवाइज की जाएगी। ये प्रोविजो इसमें जोड़ा गया। यानी आप देखिए, पहले धारा जब तक 54 ए नहीं जोड़ी गई थी तब तक जुडिशियल ऑफिसर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाते थे। इसके बाद में सेक्शन 54 ए जोड़ दिया गया और सेक्शन 291 ए जोड़ दिया गया और इनके माध्यम से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाने लग गए। लेकिन फिर एक जरूरत महसूस हुई उन मामलों में जहां मेंटली और फिजिकली कोई व्यक्ति जो विक्टिम है वो डिसेबल्ड है, तो उनके द्वारा अगर कोई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड अगर करवाई जाती है तो वो जुडिशियल ऑफिसर द्वारा सुपरवाइज की जाएगी। ऐसा देखिए, इस अमेंडमेंट को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें जुडिशियल ऑफिसर्स के सुपरवाइज में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन होना क्यों जरूरी है? ताकि उसकी रिलायबिलिटी को बढ़ाया जा सके, है ना। अदरवाइज तो क्या होगा कि कोर्ट में जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा विक्टिम का या उस ऑफिसर का जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है जिसने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन किया है, तो ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि इस बेचारे विक्टिम को तो कुछ समझ है नहीं और ये बस ऐसे ही करवा ली गई, तो इसकी कोई बहुत ज़्यादा एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। तो इसकी एविडेंटरी वैल्यू को ज़्यादा बढ़ाने के लिए जुडिशियल ऑफिसर्स का सुपरविजन जो है उसमें जोड़ा गया है। ठीक है, तो अब आपको इस जो अमेंडमेंट है इसका कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तीसरे अमेंडमेंट पर चलते हैं। ये किया गया है सेक्शन 154 में। कौन से में? सेक्शन 154 में। सेक्शन 154 आपको याद होगा एफआईआर वाली धारा है। यानी इस सेक्शन के माध्यम से जब पुलिस में कोई व्यक्ति जाता है थाने में तो वो अपनी एफआईआर लिखवा सकता है। अब अमेंडमेंट क्या हुआ है? अमेंडमेंट ये हुआ है कि जो एसिड अटैक वाले मामले हैं, जैसे धारा 326 ए है और बी है, या किसी महिला के साथ छेड़छाड़ वाले मामले हैं, लज्जा भंग वाले, जो जैसे सेक्शन 354 ए बी सी डी, ये पांचों धाराएं हो गई। और इसके अलावा रेप केसेज वाली धाराएं जैसे सेक्शन 376 ए बी सी डी ई, ये भी 5-6 धाराएं हो गई। तो ये जो रेप केसेस वाली धारा है, इसके साथ ही सेक्शन 509, इसमें भी ये भी महिला किसी छेड़छाड़ से ही संबंधित है। सेक्शन 509 भी कोई व्यक्ति महिला की तरफ इशारेबाजी करता है और ये सारा आता है। तो इन अपराधों की अगर पुलिस में कोई एफआईआर दर्ज होती है या सूचना दी जाती है तो फिर वो महिला ऑफिसर द्वारा ही लिखी जाएगी, ये इस अमेंडमेंट में कहा गया है। और ऐसी महिला अगर मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड हो तो स्पेशल एजुकेटर या इंटरप्रेटर की सहायता
ली जाएगी और उसकी वीडियो फिल्म भी बनाई जाएगी। ऐसी व्यवस्था भी इस अमेंडमेंट में की गई है। और साथ में अमेंडमेंट में ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर 164 के स्टेटमेंट हैं तो जुडिशियल ऑफिसर इसमें जल्दी से जल्दी इसके बयान लेंगे। ये व्यवस्था इसमें की गई है। तो ये जो अमेंडमेंट है इसका आपको याद रखना है कि इसमें खास तौर से यही व्यवस्था की गई है कि महिला पुलिस ऑफिसर जो है वो बयान लेगी और अगर कोई व्यक्ति मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड है तो स्पेशल एजुकेटर और इंटरप्रेटर की सहायता ली जाएगी। तो ये जो अमेंडमेंट है ये क्यों किया गया? ये एक तो इसलिए किया गया कि देखिए जो रेप केसेज हैं वो महिलाएं या बच्चियां बताने में संकोच करती हैं और अगर जो पुलिस थाने हैं हमारे वहाँ जेंट्स रहते हैं और ज़्यादातर महिलाएं जेंट्स पुलिस ऑफिसर से अपनी बात नहीं कह पाती हैं, तो इसीलिए महिलाओं की वहाँ व्यवस्था की गई है महिला ऑफिसरों की, ताकि वो महिला खुलकर अपने साथ अपराध की दास्तान कह सके। और मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड अगर कोई पर्सन है, कोई महिला है, तो निश्चित रूप से कोई स्पेशल एजुकेटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कई महिलाएं ऐसी आती है गूंगी बहरी, कई बच्चियां ऐसी आती हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोगों के पास आते रहते हैं। क्योंकि लोग पता है जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो मेंटली डिसेबल्ड पर्सन है, ऐसे लोगों के साथ अपराध करने में ज़्यादा उनको मौका मिलता है, क्योंकि अगर कोई महिला गूंगी है तो उनको पता है कि ये कैसे बोल पाएगी, कैसे बता पाएगी कि किसने उसके साथ अपराध किया। तो लोग फ़ायदा उठाते हैं ऐसी बच्चियों का, ऐसी महिलाओं का, उनकी डिसेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं। मेरे सामने एक केस आया था जिसमें एक महिला बिल्कुल मेंटली रिटार्टेड थी, मतलब बिल्कुल पागल थी वो महिला, और उसके साथ रेप किया गया और फिर वो महिला जो है वो गर्भवती हो गई, यानी प्रेग्नेंट हो गई और उसकी एक बच्ची भी हो गई। तो मैं इसके केस को कभी बताऊंगी जब वीडियो लेक्चर बनाया जाएगा। लेकिन बहुत दर्द महसूस होता है कि किस तरह के लोग हैं और किस तरह ऐसी लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए ये स्पेशल एजुकेटर और इंटरप्रेटर की व्यवस्था की गई है, ताकि उन लोगों के माध्यम से उनकी बात को बिल्कुल जो थाने हैं या कोर्ट्स हैं वो समझ सकें। तो यहाँ धारा 154 में 154 में ये अमेंडमेंट किया गया है, ताकि जो भी अधिकारी इसके रिपोर्ट को लिखेगा उसको उसकी पूरी बात समझ में आ सके कि ये क्या कहना चाहती है। नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ सेक्शन 160 में, धारा 160 में। इसमें पहले ये था कि कोई स्त्री या 15 वर्ष से कम आयु का बालक, ये इसमें लिखा हुआ था। अब इसमें अमेंडमेंट करके क्या कर दिया सेक्शन 160 में कि 15 वर्ष से कम आयु या 65 ईयर से अधिक आयु, ये इसमें जोड़ा गया। और स्त्री तो है ही इसमें पहले से ही, और साथ में इसमें फिजिकली मेंटली डिसेबल्ड पर्सन, ये भी इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इसमें एक तो ये अधिकतम जो आयु है 65 ईयर से अधिक आयु, ये इसमें शब्द इसमें जोड़ा गया। और फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड पर्सन, ये इसमें अतिरिक्त शब्द इसमें जोड़े गए हैं। सेक्शन 161, आप जानते हैं सेक्शन 161 का क्या महत्व है। जब कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है किसी अपराध के, तो गवाहों के बयान इस धारा के तहत पुलिस लिखती है, 161 के तहत। तो इसका जो ये सब सेक्शन 3 है उसमें एक प्रोविजो जोड़ा गया, और प्रोविजो जोड़कर ये कहा गया कि सेक्शन 354 और उसके ABCD पार्ट, 4 पार्ट हैं उसके ABCD, और सेक्शन 354, क्योंकि ये जो 354 का अपराध है ये महिलाओं की छेड़छाड़ और लज्जा भंग से जुड़ा हुआ है। और साथ में रेप केसेज की धाराएं 376 यानी 376 और इसके ABCD ई वाला पार्ट जो है वो इसमें ऐड हुआ है। और सेक्शन 509 ये जो मुकदमे हैं अगर पुलिस के पास आते हैं तो वो विक्टिम के जो बयान हैं वो महिला पुलिस लेगी। तो इसमें इतना सारा ही अमेंडमेंट किया गया है।
सब सेक्शन 3 के बाद में एक प्रोविजन जोड़ा गया है कि अगर लैंगिक अपराधों से संबंधित कोई एफआईआर दर्ज होती है, उसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, तो वो लेडी पुलिस ऑफिसर से उसके बयान लिवाएगी। इस प्रोविजो का भी इसी बात में महत्व है कि एक लेडी अपनी बात अच्छे से कह पाएगी। जेंट्स के साथ हो सकता है वो अपने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में ज्यादा बात ना कर सके। अब सेक्शन 164 में भी अमेंडमेंट हुआ। 164 भी आपको याद होगी कि इसमें इन्वेस्टिगेशन लेवल पर पुलिस जो है किसी भी विक्टिम के बयान मजिस्ट्रेट के सामने करवाती है। अब नॉर्मल परिस्थितियों में तो जब कोई भी मजिस्ट्रेट किसी विक्टिम के बयान लेता है, वो विक्टिम जेंट्स भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो उसके बयान लेने के लिए मजिस्ट्रेट बाध्य नहीं है। पुलिस ऑफिसर उसके सामने एप्लीकेशन लगाएगा, उस एप्लीकेशन पर मजिस्ट्रेट विचार करेगा और विचार करने के बाद उसको लगता है कि बयान लेने चाहिए तो वो लेगा, अदरवाइज उसको डिसमिस कर देगा, खारिज कर देगा। ये तो नॉर्मल परिस्थिति हुई। अब अमेंडमेंट क्या हुआ? अमेंडमेंट ये हुआ कि अगर कोई सेक्शन 354 यानी ये जो लज्जा भंग वाले अपराध हैं महिलाओं के साथ, 354 और 354 के ये ABCD 4 पार्ट, और सेक्शन 376 यानी जो रेप वाले केसेज हैं और इसका ABCDE, ये 5 पार्ट हो गए, देखिए ABCDE, और सेक्शन 509 यानी 509। तो ये अगर कोई एफआईआर दर्ज हुई है, इनका अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और अगर उन विक्टिम के बयान 164 में 164 CRPC में करवाने के लिए पुलिस मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगाती है, तो मजिस्ट्रेट मैंडेटरी रूप से वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। यानी इसमें शैल शब्द को जोड़ दिया गया और इस बात को मैंडेटरी कर दिया गया कि धारा 354, 376 और 509 इत्यादि से संबंधित अगर कोई अपराध है तो मजिस्ट्रेट उसके बयान मैंडेटरी रूप से लेखबद्ध करेगा। डिस्क्रिशन इन मामले में खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो ये इतना सा अमेंडमेंट आपको याद रखना है। और ये भी कहा गया कि अगर जैसे कोई व्यक्ति डिसेबल है, मान लीजिए मेंटली या फिजिकली डिसेबल है, तो स्पेशल एजुकेटर और इंटरप्रेटर की मजिस्ट्रेट हेल्प ले सकते हैं। इसकी वीडियो फिल्म भी बनाई जाएगी। और धारा जो 164 के जो बयान है वो बाद में ट्रायल के दौरान उनसे सीधे ही क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। वो चीफ एग्जामिनेशन के रूप में भी उनको काम में लिया जाएगा। अब इस बात को आप समझ गए होंगे कि क्या होता है कि आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन लेवल पर जो बयान होते हैं 164 के, वो केवल एक स्टेटमेंट के रूप में लिखे जाते हैं। यानी जैसे चीफ स्टेटमेंट लिखा जाता है, चीफ एग्जामिनेशन, वो गए मजिस्ट्रेट को अपनी बात बताई और पूरी बात लिख ली। वहां ना तो अक्यूज्ड होता है ना अक्यूज्ड के एडवोकेट होते हैं, तो ये बयान अक्यूज्ड की अनुपस्थिति में, एब्सेंट में ही लिए जाते हैं। अब सामान्य तौर पर क्या होता है कि वो ट्रायल में जाएगा विक्टिम, तो वहां उसका वापस से चीफ एग्जामिनेशन नोट होगा। आपको एविडेंस एक्ट की सेक्शन 137 याद है? 137 में ये बताया गया है कि किसी भी विटनेस के 3 एग्जामिनेशन होंगे। चीफ एग्जामिनेशन होगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर उसका री एग्जामिनेशन होगा। तो इसी तरह जो ऐसा विक्टिम है जिसके 164 में पहले मजिस्ट्रेट ने बयान लिए हैं, स्टेटमेंट लिए हैं, तो वो भी ट्रायल में जब कोर्ट में जाएगा तो इसी तरह उसका चीफ एग्जामिनेशन होगा पहले, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर री एग्जामिनेशन होगा। लेकिन अब इस सेक्शन 164 में क्या अमेंडमेंट कर दिया? अमेंडमेंट ये कर दिया कि अगर कोई मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है तो उसको बार बार परेशान करने की जरूरत नहीं है। उसका चीफ एग्जामिनेशन दोबारा नोट नहीं किया जाएगा ट्रायल में, और वो जो 164 के स्टेटमेंट लिए हैं पुलिस ने, मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो उन्हीं को ही चीफ एग्जामिनेशन मानकर और उनसे डायरेक्ट जो है वो मुलजिम के एडवोकेट क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेंगे। ठीक है, ये इसमें अमेंडमेंट किया गया है कि उसका दोबारा चीफ करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सेक्शन 164 में जो अमेंडमेंट है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट पर जो हुआ है सेक्शन 173 में।
173 में चार्जशीट पेश होती है, ये आपको पता ही है। और इसमें भी एक धारा जोड़ी गई है 376A, यानी इसमें जो बाकी धाराएं थी 376 या 376 ABCD ये तो पहले से थी, अब इसमें एक 376E और जोड़ दी गई है। इतना सा इसमें शब्द जोड़ा गया है, बस इतना सा ही अमेंडमेंट आपको याद रखना है उनके संदर्भ में। अब सेक्शन 197, अब 197 धारा आपको याद है। 197 में क्या होता है कि जब किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा किया जाता है तो उसमें गवर्नमेंट की प्री सैंक्शन लेनी जरूरी होती है। गवर्नमेंट की जो प्री सैंक्शन है वो लेना जरूरी है अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। तो सेक्शन 197 ये सैंक्शन की बात करती है। सैंक्शन का मतलब परमिशन, यानी ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए किसी आईएएस के खिलाफ मुकदमा कोई व्यक्ति दर्ज करवाना चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पुलिस में जाएगा या कोर्ट में जाएगा और मुकदमा दर्ज करवा देगा। नहीं भाई, पहले आपको वहां से गवर्नमेंट के से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, तो इसको बोलते हैं सैंक्शन। ठीक है, तो ये 197 का प्रोविजन है। अब हमारा जो अमेंडमेंट है वो क्या हुआ है? अमेंडमेंट ये हुआ है कि इसमें एक एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया, और एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अगर किसी महिला से अपराध हुआ है, किसी पब्लिक सर्वेंट ने जैसे किसी महिला के साथ 354 ABCD यानी किसी महिला के साथ लज्जा भंग वाले कोई अपराध कर दिए, छेड़छाड़ वाले, ठीक है, या फिर कोई रेप कर दिया और जिसमें 376 और ABCDE ये पांचों पार्ट, और सेक्शन 509। अब इसमें दो और अपराध है 166A और 166B, यानी 166A और 166B, और सेक्शन 370 में वुमेन ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला अपराध है, जिसमें मानव दुर्व्यापार जो होता है, मानव का बिजनेस, उसको खरीदना बेचना, ये वाले अपराध है 370 IPC में। तो अगर ये वाले अपराध हैं, महिला के यौन शोषण वाला, महिला के सेक्सुअल असोल्ट वाले अपराध, तो इनमें फिर सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं होगी। यानी कोई पब्लिक सर्वेंट किसी महिला के साथ रेप या छेड़छाड़ या कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले अपराध में लिप्त रहता है तो फिर ये सैंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक्सप्लेनेशन इस सेक्शन 197 में जोड़ा गया है। अब हम चलते हैं सेक्शन 198 पर। 198 क्या कहता है? 198 मैरिज से संबंधित अपराधों के बारे में बात करता है कि जो मैरिज वाले अपराध हैं उनमें क्या और किस तरह मुकदमे दर्ज होंगे उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये जो सेक्शन 198B है ये नया जोड़ा गया है, और इसमें ये कहा गया है कि अगर पत्नी ने पति के विरुद्ध रेप का मुकदमा सेक्शन 376B में दर्ज करवाया है तो कॉग्निजेंस लेने से पहले कोर्ट अपना प्राइमा फेसी सेटिस्फेक्शन करेगा, यानी प्रथम दृष्टया समाधान करेगा। तो ये प्रथम दृष्टया समाधान करेगा, ये इसमें नया अमेंडमेंट हुआ है। यानी 376B IPC का मुकदमा क्या है? 376 IPC में कोई भी पत्नी अपने पति के विरुद्ध रेप का मुकदमा दर्ज करवा सकती है अगर उसके साथ कोई रेप हुआ है। ठीक है, अब उसमें जो भी लिमिटेशन है हम पूरा 376B डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो आप देख लेना। हम तो सिर्फ ये 198B को डिस्कस कर रहे हैं, CRPC की सेक्शन 198B। ये कहती है कि अगर पत्नी पति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाती है रेप का तो कोर्ट उसमें डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, बल्कि उसमें क्या देखेगा? पहले प्राइमा फेसी सेटिस्फेक्शन।
अब इस प्राइमा फेसी सेटिस्फेक्शन को जोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि वैसे हम जानते हैं कि जो ही कोर्ट में किसी भी मामले की चार्जशीट आएगी तो कोर्ट प्राइमा फेसी तो उसको देखता ही देखता है। प्राइमा फेसी देखेगा और प्राइमा फेसी उसको लगेंगे कि पर्याप्त सबूत है तो कॉग्निजेंस लेता है। ये तो हर मामले में ही होता है। तो फिर इसमें ये जरूरत क्या है जोड़ने की? तो ये इसलिए जोड़ा गया है कि इस पर और स्ट्रोंग इसमें जोर दिया गया है इस बात को कि कोर्ट नॉर्मल मामलों से भी ज्यादा इस मामले में थोड़ी स्ट्रोंग एविडेंस देखेगा कि इसमें प्राइमा फेसी अपराध बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, क्या इसमें परिस्थिति है। तो थोड़े उस एविडेंस पर जोर देने के लिए इसमें ये शब्द प्राइमा फेसी सेटिस्फेक्शन जोड़ा गया है। तो ये बात आ गई समझ में आपको सेक्शन 198B की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट धारा पर, वो है सेक्शन 273। सेक्शन 273 में भी अमेंडमेंट किया गया। अब 273 क्या है भाई? 273 जो धारा है सीआरपीसी की, वो ये कहती है कि गवाह के बयान मुलजिम के सामने लिए जाएंगे। इस पर हमने अलग से वीडियो बना रखा है कि 273 क्या है, कैसे काम करती है। ये सिर्फ हम यहाँ इसको याद वापस हमको एक बार दिमाग में रिकॉल हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। इसको आप इस डीप उस नॉलेज में मत समझना कि इसमें ये परिस्थिति है, कब गवाह के बयान मुलजिम की एब्सेंस में लिए जाएंगे, कब उसमें क्या परिस्थिति रहती है, पूरा डीप नहीं बता रही हूँ मैं, है ना। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि ये जो सेक्शन 273 है वो इस बात से रिलेटेड है कि गवाह के जो बयान है वो मुलजिम की प्रेजेंस में लिए जाएंगे। अब अमेंडमेंट क्या हुआ? अमेंडमेंट ये हुआ कि इसमें एक प्रोविजो जोड़ा गया और प्रोविजो ये कहता है कि अगर लड़की 18 साल से कम है और मामला रेप का है या कोई सेक्सुअल ऑफेंस से संबंधित है तो फिर मुलजिम का सामना उस विक्टिम से नहीं करवाया जाएगा और इस तरह व्यवस्था की जाएगी कि विक्टिम का सामना मुलजिम से ना हो। अब जैसे हम पोक्सो कोर्ट में बयान लेते हैं, क्योंकि पोक्सो कोर्ट में तो आप जानते हैं कि 18 साल से कम उम्र के लड़के या लड़की के साथ अगर कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का अपराध होता है, कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है, रेप होता है, तो वो मामले आते हैं। तो हमने पर्दे के केबिन बना रखे हैं। कुछ कोर्ट्स में पर्दे के केबिन बने हुए हैं और कुछ कोर्ट्स में कांच के केबिन बने हुए हैं। ये सरकार के रिसोर्सेज पर डिपेंड है। तो उसमें लाकर मुलजिम को खड़ा कर देते हैं। तो वो जो मुलजिम है वो उस लड़की की आवाज सुन सकता है, या मुलजिम जो है, जैसे कांच के केबिन है तो इस तरह व्यवस्था की गई है कि वो मुलजिम लड़की को देख सकता है, लेकिन वो जो बच्ची है, वो जो विक्टिम है, वो मुलजिम को नहीं देख सकती। ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि छोटी बच्चियां उस मुलजिम से डर जाएं और फिर अपने स्टेटमेंट ना दे पाए, क्योंकि छोटी बच्चों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। जब उनके साथ इस तरह की कोई भयावह घटना हो जाती है, रेप जैसी, तो घबरा जाती हैं और फिर मुलजिम को देखते ही उनमें एक डर और भय पैदा हो जाता है, उनको कंपकंपी आने लगती है। ऐसा देखा गया है, उनमें बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एक ऐसी परिस्थिति उनके दिमाग में उत्पन्न हो जाती है। तो ये व्यवस्था उनको इस भय से बचाने के लिए की गई है। तो ये प्रोविजो जो है वो अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। 2013 का जो अमेंडमेंट एक्ट है उसमें उसके द्वारा इसमें प्रोविजो जोड़ा गया। तो समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सेक्शन 309 पर। अब 309 है वो ये कहता है कि जैसे नॉर्मल रूल क्या है इसका कि अगर कोर्ट में एक बार ट्रायल शुरू हो जाती है, इसका जो सब सेक्शन 1 है वो ये कहता है कि ट्रायल शुरू होने के बाद गवाहों के बयान डे टू डे लिए जाएंगे, यानी ट्रायल रुकेगी नहीं और आज बयान हो गए किसी गवाह के, फिर कल होंगे, फिर परसों होंगे, ऐसे ट्रायल चलेगी। ये धारा कहती है 309 का 1 नंबर सब सेक्शन। अब इसमें प्रोविजो जोड़ा गया, उसमें ये कहा कि अगर ये 376 के मामले हैं, 376 और 376 ABCD, यानी ये जो रेप केसेज हैं, इनका ट्रायल कोर्ट को 2 महीने में पूरा करना पड़ेगा।
और इसका प्रारंभ कहाँ से होगा, शुरू कहाँ से होगा, टाइम गिनना चार्जशीट पेश करने के दिन से, चार्जशीट पेश करने के दिन से गिनेंगे और 2 महीने में ट्रायल पूरा हो जाना चाहिए। ये जो रेप केसेज हैं, तो ये अमेंडमेंट इस सेक्शन 309 के माध्यम से किया गया। इस 309 में ये प्रोविजन जोड़ा गया। अब नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं, वो है सेक्शन 327 यानी सेक्शन 327। अब इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, धारा 376 ई, इसमें शब्द ये जोड़ दिया गया है 376 ई। बाकी तो 376 और ABCD ये तो सब इसमें थे ही, बाकी इसमें 376 ई को ऐड कर दिया गया। अब नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है वो हुआ है ये सेक्शन 357 बी और 357 सी के रूप में। तो ये धाराएं नई जोड़ी गई हैं। इसमें क्या होता है कि कोर्ट, नॉर्मल परिस्थिति में कोर्ट क्या होता है, कोर्ट मुलजिमों पर फाइन लगाती है और फिर फाइन में से कुछ राशि कंपनसेशन के रूप में विक्टिम को दिलाती है। अब ये धारा ये कहती है, और आप ये जो 357A नंबर है, ये इसमें कोर्ट्स को ये पावर दिया गया है कि वो विक्टिम को कंपनसेशन दिला सकती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि एक तो विक्टिम को कंपनसेशन दिलाया नॉर्मल रूप में और एक दूसरा फाइन में से कंपनसेशन दिलाया, तो क्या दोनों अलग अलग होंगे या दोनों में कोई राशि एडजस्टमेंट हो जाएगी या क्या परिस्थिति रहेगी? तो इसका उत्तर इसमें 357B में दिया गया है कि ये जो है जुर्माने से कोई राशि अगर दिलाई गई है और कंपनसेशन 357A में दिलाया गया है तो वो रकम एडिशनल होगी। तो एडिशनल रकम की बात इसमें ये इस अमेंडमेंट के थ्रू की गई है कि ये जो 357A 357A में जो विक्टिम कंपनसेशन दिलाया जाता है, ये जुर्माने में से जो कंपनसेशन दिला रहे हैं उससे एडिशनल होगा। तो एडिशनल वाला जो पॉइंट है इसको आप ध्यान में रखिए कि इसमें कंपनसेशन ये एडिशनल रूप से होगा। अब नेक्स्ट है 357C। इस सी क्या कहता है कि एक तो रेप पीड़ितों का मुफ्त इलाज किया जाएगा, चाहे हॉस्पिटल सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, और इंफॉर्मेशन पुलिस को दी जाएगी, यानी पुलिस को एक तो इंफॉर्मेशन दी जाएगी और रेप पीड़ितों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। ये इसे सेक्शन 357C को जोड़कर इसमें ये बात कही गई है। अब एक चीज यहाँ एक सवाल उठता है कि मान लीजिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ने किसी रेप पीड़ित का मुफ्त इलाज नहीं किया तो क्या होगा? तो आप सेक्शन 166B IPC को पढ़ लीजिए, 166B जो IPC है उसको पढ़ लीजिए। वो ये कहती है कि अगर मुफ्त इलाज नहीं किया तो ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। ठीक है, तो ये इसकी रेमेडी हमको पता होनी चाहिए। तो ये इस तरह इतने सारे ये अमेंडमेंट हुए हैं। अब कुछ अमेंडमेंट फर्स्ट शेड्यूल में भी हुए। अब आप जानते हैं कि ये जो 2013 का अमेंडमेंट है ये एविडेंस एक्ट में भी अमेंडमेंट करता है और इसमें IPC में भी अमेंडमेंट किया गया और CRPC में भी किया गया। तो चूंकि IPC में अमेंडमेंट किए गए तो इस ये जो हमारा शेड्यूल फर्स्ट है इसमें भी कुछ अमेंडमेंट करने जरूरी हो गए, क्योंकि कुछ अपराध IPC में नए जोड़े गए तो उनको इस शेड्यूल फर्स्ट में रखना था। तो क्योंकि यहाँ भी इसमें बताया जाता है कि कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है या बेलेबल है या क्या परिस्थिति हुई, तो शेड्यूल फर्स्ट में भी अमेंडमेंट करना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए कुछ अपराधों के बारे में ये शेड्यूल फर्स्ट में भी संशोधन किया गया। क्या क्या इसमें शेड्यूल फर्स्ट में हुआ? एक तो देखिए 166A और 166B ये दो धाराएं IPC में जुड़ी हैं, तो यहाँ फर्स्ट शेड्यूल में इनको जोड़ दिया गया और ये बताया गया कि 166A जो धारा है इस ये कॉग्निजेबल होगी और बेलेबल होगी, और 166B है ये भी नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल होगी, ये इसमें बताया गया है। फिर 326A और 326B इसमें फर्स्ट शेड्यूल में इंसर्ट की गई। फिर
ये जो 354 थी, धारा 354 जो थी ना, ये छेड़छाड़ वाली धारा लज्जा भंग की, ये पहले बेलेबल थी, अब इसको नॉन बेलेबल बना दिया। तो ये नॉन बेलेबल की बात भी इस फर्स्ट शेड्यूल में जोड़ी गई। तो आप अब याद रखिए कि ये जो सेक्शन 354 है, ये नॉन बेलेबल धारा हो गई है। अच्छा, इसमें जो 354 ABCD थे वो भी यहाँ इंसर्ट इसमें फर्स्ट शेड्यूल में लिखा गया। फिर ये जो सेक्शन 370 है, इसमें जो सजा का परिवर्तन हुआ वो भी फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया। और ये धारा पहले नॉन बेलेबल थी, अब इसको बेलेबल कर दिया गया। तो ये अमेंडमेंट भी इस फर्स्ट शेड्यूल में किया गया। फिर इसमें जो सेक्शन 370A है वो IPC में जुड़ी है, तो उसको भी यहाँ रखना था। और इसमें चाइल्ड और एडल्ट की जो ट्रैफिकिंग है उनको अलग अलग इसमें किया गया है। तो ये इसमें फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट करके इसमें सेक्शन 370A यहाँ जोड़ी गई। और फिर जो सेक्शन 376 और उसकी ABCDE की जो एंट्रियां थी, उनको भी IPC में जो संशोधन हुआ उसके मुताबिक इस फर्स्ट शेड्यूल में भी उनको जोड़ा गया। तो इस तरह हम देख पा रहे हैं कि 2013 का जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें महिला अपराधों से संबंधित धाराओं को ही जोड़ा गया और उनसे संबंधित बातें ही कुछ धाराओं में अमेंडमेंट करके किसी में क्लॉज जोड़ दिया और किसी में प्रोविजो जोड़ दिया। तो ये बातें इसमें जोड़ी गई। लेकिन ये जो 2013 का अमेंडमेंट है, ये पूरा का पूरा महिला अपराधों से ही जुड़ा हुआ है और इसमें महिलाओं से संबंधित अपराधों के मामले में ही कुछ कठोर उपबंध किए गए हैं और ये इसी से संबंधित जो है ये अमेंडमेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि ये ऑडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और मैंने बहुत ही सरल करके आपको ये अमेंडमेंट एक्ट समझाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको याद भी हो जाएगा। तो थैंक यू। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, ये ऑडियो आपको कैसा लगा।